नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अपनी खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान का सवाल, बयान पर बवाल की। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं। पीएम मोदी और बीजेपी पर वो जमकर निशाना साधने में चूक नहीं रहे हैं। इस दौरान उन पर अक्सर भारत विरोधी बयान देने का भी आरोप लगता रहा है। पर मंगलवार को उन्होंने जिस तरह बात की, भारत के सिखों के उत्पीड़न के संबंध में उन्होंने बात की, उससे तो देश में सिख अधिकारों की बात करने वाले भी सहमत नहीं होंगे। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिखों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सिख समुदाय देश में पूरे सम्मान के साथ रह रहा है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के साथ ही केंद्र सरकार ने सिखों के सम्मान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। पार्टी के अनुसार ऐसे ही राहुल गांधी को विदेश में कोई गलत बयानी करने से बाज आना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता हैं और देश में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। पार्टी नेता सरदार आरपी सिंह ने कहा कि वह राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा में हैं और विदेश यात्रा में हर बार की तरह इस बार फिर अब उनके बयानों से देश में बवंडर मचा हुआ है और देश में राजनीति गर्मा गई है। पहली बात तो जो उन्होंने बात कही है सिख कम्युनिटी के बारे में, इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट। नो मेंबर ऑफ द सिख कम्युनिटी भारत के अंदर या हमारे किसी विदेश में कभी किसी सिख मेंबर को बोला गया कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते। ये कहां क्या गया? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। एंड टू से कि इशू इज वेदर सिख विल बी एबल टू वेयर अ टर्बन, वेदर वो गुरुद्वारे जा पाएगा कि नहीं, वो कड़ा पहन पाएगा नहीं, पता नहीं वेयर ही इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम। दिस इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम रियलिटी। ही इज नॉट क्रिटिकल, जस्ट अपने देश की निंदा कर रहे हैं, हमारे लीगल सिस्टम की निंदा कर रहे हैं और हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की निंदा कर रहे हैं, और आप ही इज पिकिंग ऑन वन कम्युनिटी, द सिख कम्युनिटी। अगर हमारे इतिहास में सिख कम्युनिटी को कभी भी इनसिक्योरिटी हुई है तो आपके फादर साहब के समय, जब 3000 हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, जब आपकी ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला किया था। और अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान has only been under threat because you've used 356 so many times. You imposed an emergency in June 1975. और emergency में क्या सिविल लिबर्टीज वर distinct. That has been the real threat to democracy. अब ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैंपियन बनने की कोशिश है। पार्लियामेंट में आ गए वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज लेके, कुछ वो सेलोफिन कवर लगा हुआ था, तो मैंने देखा वो जो सेशन थे उसमें तो इनके बारे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को डीरेल करने की कोशिश की। आपके हिसाब से सर विदेश की धरती में इस तरीके के बयान का मकसद क्या हो सकता है? मकसद देखिए, यू हैव टू बी अ माइंड रीडर। क्यों ये ऐसी बातें करते हैं? मुझे तो लगता है समवट इज पार्ट ऑफ हिज डीएनए। वो तो है कि वो इज क्रिटिकल ऑफ हिज कंट्री, इज क्रिटिकल ऑफ हिज ओन पीपल। और वो मोहब्बत की दुकान अगर खोल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं, तो ऐसी बातें तो भारत क्या, ये तो अंडरमाइन करता है आपकी नेशनल इंटेग्रिटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और राहुल गांधी के बयानों से देश में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी जैसे ही विदेश पहुंचते हैं वैसे ही अपने मन की बात करने लगते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी लगातार अमेरिका के दौरे पर यानी विदेश के दौरे होने पर भी भारत यानी देश की बात अपनी लगातार कर रहे हैं। और इस समय उनके दौरे में जो सबसे 3 अहम बातों का अगर देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हैं। इसके अलावा उनके और भी जो शब्द हैं, लोकतंत्र है, संविधान है, सुरक्षा है, समाज है, संस्कृति है,
और हिंदुस्तान के विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न अंगों को एक साथ एक भारत मानने की बातें करते हैं। हालांकि जो हालिया बयान है राहुल गांधी का सिखों को लेकर दिया गया, उसमें उन्होंने बलविंदर नाम के शख्स का और उसके पगड़ी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला कि राहुल गांधी ने इस तरह की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो भी विदेश की धरती पर जाके सिख समुदाय के लिए बोला और कहा कि इन तमाम चीजों के राहुल गांधी और उनका परिवार जिम्मेदार है जिन्होंने सिख समुदाय का अपमान किया। और राहुल गांधी आज बलविंदर सिंह का नाम लेकर एक बार फिर अखिलेश जी, अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी देश में इस तरीके की बात नहीं करते। जैसे ही विदेश पहुंचते हैं उनको आत्मज्ञान ये हो जाता है और इस तरीके की कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, आजकल वो खुलकर बोलते हैं, बिंदास रूप से बोलते हैं और वो खुला चैलेंज करके बोलते हैं। यहाँ देश में रहते हैं, भारत के लगातार दौरे में कहीं भी जाते हैं, किसी प्रदेश शहर में जाते हैं तो आरएसएस को लगातार जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों को वो लगातार कटघरे खड़ा करते हैं। और जब लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, दलितों के आरक्षण की बात हो, दलितों के हिस्सेदारी की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार राहुल गांधी यहाँ भी सवाल उठाते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जाके, विदेश में जाके इन सवालों को उठाना थोड़ा भारत के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और खासकर इंडिया निखिल सरकार के लिए लगातार ये थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाता है। तो इसका असर भी अंतर्राष्ट्रीय पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि भारत में की जाने वाली बात का उतना व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर नहीं दिखाता है जितना कि राहुल गांधी आज अमेरिका में बोल रहे हैं। इससे देश के सभी देशों पर वो असर पड़ता है और हर देश उन बातों को गौर से सुनता है, हर देश उन बातों को गौर से उनके पीछे के जो राज है उसको समझने की कोशिश करता है, हर देश उसको एनालिसिस करता है कि आखिरकार भारत में क्या वाकई में ऐसा चल रहा है जैसा कि राहुल गांधी अपने बयानों में अमेरिका में बोल रहे हैं। तो इससे एक बार जरूर है कि मोदी सरकार की किरकिरी भी होती है, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी भी होती है और राष्ट्रीय संघ पर जो सवाल उठाया जाता है तो उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी आरएसएस पर जो बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो कहते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है। तो एक बार कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इन बयानबाजी से अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी की छवि जरूर धूमिल होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहता है कि वो एक संस्था है, वो सभी समाज के लिए सामाजिक संस्था के तौर पर काम करते हैं, उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी के तमाम तरह के सवाल बयानों से एक बार जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं, होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि भी धूमिल होती है। इसके पीछे क्या वजह है ये तो राहुल गांधी जानते हैं, आखिर विदेश में जाके क्यों करते हैं और देश में बैठते तो भी करते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार राजनीति गर्मा गई है और देश में जिस तरीके से राहुल गांधी मुखर तौर पर बोलते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर इस तरीके से मुखर रूप से बोलना कहीं ना कहीं भारत की छवि को भी धक्का लगता है। और अब हम बात करेंगे कन्हैया का यू टर्न। यूपी चुनाव के दौरान जो राम को लाए हैं, गाने से प्रसिद्धि पाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अब यू टर्न लेते हुए कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया है। प्रशंसकों की आलोचनाओं के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। इसको लेकर मित्तल ने बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए अपने प्रशंसकों से माफी भी मांगी और कहा कि वह सनातनियों की सुनेंगे और सनातनियों को चुनेंगे भी। दरअसल ऐसी चर्चाएं थी कि आगामी हरियाणा चुनाव के लिए कन्हैया मित्तल पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पुराने नेता ज्ञानचंद्र को फिर से मैदान में उतारा है। इसके बाद मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया था और अब एक बार फिर से कन्हैया मित्तल ने यू टर्न लिया। अपने प्रशंसकों की आलोचना के बाद कन्हैया मित्तल ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पंचकुला से कन्हैया मित्तल चुनाव लड़ना चाह रहे थे और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे भजन से प्रसिद्धि पाने वाले कन्हैया मित्तल अब एक बार फिर से आलोचना होने के बाद यू टर्न लेते नजर आए हैं। आपको बता दें,
इस खबर पर अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कन्हैया मित्तल बीजेपी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गईं कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आने के बाद कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, उसके बाद लगातार उन पे उनकी आलोचना हो रही थी, उनकी विचारधारा की आलोचना हो रही थी, और अब कन्हैया मित्तल ने यू टर्न लिया है। अखिलेश जी, देखिए, कन्हैया मित्तल की बात की जाए तो कन्हैया मित्तल को भाजपा के तौर पर जाना जाता है, और खासकर उनकी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश में हर जगह चर्चा का वो विषय केंद्र बंधु बने थे, तो वही था कि जो राम को लाते हैं उनको लाएंगे। जब ये गाया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको प्रमोट भी किया गया। और जहां तक सवाल है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कन्हैया मित्तल को एक पाले से दूसरा पाले में जाने की ये गुंजाइश खड़ी हुई, और सवाल यही उठा कि आखिरकार उन्होंने क्यों कहा कि किसी भी एक पार्टी को राम का प्रतीक नहीं माना जा सकता, किसी एक पार्टी को सनातन का प्रतीक नहीं माना जा सकता, किसी पार्टी एक को संस्कृति का प्रतीक नहीं माना जा सकता। इस तरह के सवाल उन्होंने किए। और जहां तक सवाल है कि उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, जब सवाल मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन इसकी तारीख तय नहीं। अभी उनका मेहंदी जी बालापुर में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को निपटाने के बाद कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, या शामिल होंगे तो कब शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहते हुए एक संशय भी बरकरार रखा और इशारा भी दे दिया कि वो कांग्रेस में शामिल हो भी सकते हैं और शामिल होने भी जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से कन्हैया मित्तल का मोह भंग क्यों हुआ, कांग्रेस की तरफदारी में बोलने के लिए वो क्यों आतुर हुए। सीधा सा सवाल यही उठता है, और लोग भी जो कहते हैं कि कन्हैया मित्तल चुनाव लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी टिकट चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट देके मैदान में उतार दिया। तो कन्हैया मित्तल को लगा कि अब उन्होंने जो सपने देखे थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, अब उस तरह की कोई जमीन उनके लिए नहीं बची है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए अब उन्होंने कांग्रेस को रुख किया। और इसी को करते ही तमाम तरह के सवाल उठे। सवाल यही है, क्या कांग्रेस उनको टिकट देगी, क्या वो कांग्रेस में मेहंदी जी बालापुर के कार्यक्रम खत्म होने के बाद शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मान जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ और तोहफा देने का भरोसा देकर अपने पाले में रख सकती है, या फिर कांग्रेस उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाकर एक निश्चित रूप से। अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कन्हैया मित्तल ने यू टर्न लिया। हालांकि चर्चाएं तेज थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब एक बार फिर से कन्हैया मित्तल यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे चुनावी जंग सैनी के नामांकन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले अपने कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया, और इस मौके पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में उनकी पत्नी सुमन सैनी और भाजपा के सभी स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि हम पीएम मोदी के साथ मिलकर हरियाणा में विकास को और आगे ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के पास न तो कोई नीति है और न कोई नियति है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उनके पास जनता के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं है। तो आज नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और मुझे एक विधानसभा में 90 कमल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। ये यात्रा करने के लिए जितना समय इस चुनाव के दौरान मुझे मिलेगा, उस समय के ऊपर लाडवा का नाम लिखा होगा। आप लोगों के बीच में तत्परता से आने का काम करूंगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप कभी नायब सिंह सैनी बन करके एक ढंग के अंदर जाना है, एक व्यक्ति को मिलना है।
तो चुनावी जंग हरियाणा की शुरू हो चुकी है और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे। विनोद जी, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस पर वो जमकर निशाने पर उन्होंने कांग्रेस को लिया। विनोद जी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव 5 तारीख को होने हैं और 12 तारीख तक जो है नामांकन प्रक्रिया दाखिल होनी है 12 सितंबर तक, तो कहीं ना कहीं तो सभी पार्टी के नेताओं ने जो है अपने नामांकन शुरू कर दिया। वहीं पंजाब हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री बात करें, मुख्यमंत्री की नायब सिंह सैनी की, उन्होंने लाडवा से अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही है कि सीएम सिटी, अगला सीएम सिटी होगा लाडवा क्षेत्र। कहीं ना कहीं पहले सीएम सिटी करनाल हुआ करता था, अब लाडवा को कहा है और विपक्ष को भी सीटों वार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे की मिलजुल के सरकार बनाने की सोच रहे थे या चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, वो या जिस तरह तोड़फोड़ हरियाणा के अंदर कांग्रेस से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा और वापस तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी। जी निश्चित रूप से विनोद जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता और जो विधायक वहां मौजूद रहे। और बीजेपी का वार निशाने पर केजरी सरकार। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी का वार निशाना केजरी सरकार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को वो चिट्ठी जो विधायकों ने दी थी वो भेज दी है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशक शिवेंद्र चतुर्वेदी ने नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है कि भाजपा विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया था। उसे संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। तो एक बार फिर से दिल्ली में सियासत गर्मा गई है और भाजपा विधायकों ने केजरीवाल के इस्तीफे की लगातार वो मांग कर रहे थे। अब राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। आपको बता दें, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल से ही वो प्रदेश को चला रहे हैं और इस दौरान अब दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। और अब हम बात करेंगे मनहूस तालाब डूब गए ख्वाब। दरअसल बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सतीजोर गांव में स्थित तालाब में डूबकर 4 बालिकाओं की मौत हो गई। इससे हड़कंप मच गया। सभी के शव तालाब से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, उन्होंने मृत बालिकाओं के परिजनों को राहत राशि तत्काल प्रदान किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चियों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतीजोर में तालाब स्थित इस समय तालाब में बेली फूल लगा हुआ है, जिसे तोड़ने के लिए बालिकाएं गई हुई थी। इस दौरान एक बालिका पैर उसको वो गहरे तालाब में चली गई, वो डूबने लगी। बाकी की जो बालिकाएं साथ में थी, 3 अन्य बालिकाएं उसको बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गई। तो कुल मिलाकर 4 बालिकाओं की तालाब में डूबकर ये दुखद मौत हुई है। इस घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। फराज अंसारी हमारे संवाददाता बहराइच से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, दुखद ये घटना, 4 बच्चियों के तालाब में डूबकर मौत हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और शोक व्यक्त किया है। साथ ही
पीड़ित परिवार को राहत देते हुए, त्वरित राहत देते हुए उनको सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। फराज जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मुकेश, जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज इलाके के सतीजोर गांव में आज सुबह कोहराम मच गया है, जहां पर 5 दोस्तें जो हैं वो जाती हैं और गांव से सटे तालाब में वो फल तोड़ने के लिए उतरती हैं और एक बच्ची का पैर स्लिप करता है और वो तालाब में गिर जाती है। उसके बाद एक एक करके ये चारों बच्चियां एक दूसरे को बचाने की जुगत में ये चारों डूब कर मर जाती हैं, जिसको लेकर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। और ये सभी चारों युवतियां जो है ये हाँ जी फराज, तो फराज से हमारा संपर्क कट गया। फिलहाल फराज आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और अब हम बात करेंगे मोमोज का स्वाद, सेहत बर्बाद। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रामबाग में मोमोज खाने के बाद 6 लोग बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद खाद्य और सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने अस्पताल और रेस्तरां जहां से ये मोमोज लाए गए थे, उस रेस्तरां दोनों जगह का दौरा किया जहां मोमोज तैयार किए गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रामबाग में मोमोज खाने के बाद 6 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद खाद्य और सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने अस्पताल और रेस्तरां दोनों का दौरा किया जहां मोमोज तैयार किए गए थे। 5 तारीख की डेट में मोमोज खाने पर कुछ लोग बीमार पड़े हैं, तो मेरे द्वारा हॉस्पिटल में जाकर निरीक्षण किया गया, जहां गुप्ता परिवार, पवार परिवार, एक और नीचे में एक लेडीज़ जो कल मोमोज खाने से बीमार हुई है, ऐसे 3-4 लोग तो वहाँ एडमिट हैं और कुछ लोग अभी और वहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। ऐसे पता चला कि 10-12 लोग शायद एक मोमो सेंटर से सभी लोग एक ही जगह से प्रभावित हुए हैं, ऐसे जानकारी मिले है। तो सर विभाग द्वारा किस तरह की कार्रवाई की? मेरे द्वारा आज मोमो सेंटर के द्वारा जितने अभी रॉ मटेरियल बनाए हैं, कच्चा मटेरियल, उसको मेरे द्वारा सीज किया जाएगा और वहाँ 2 नमूना 2 प्रकार के जो खाए हैं तो दोनों को सैंपल करके बाकी मटेरियल को सीज करने का प्रक्रिया भी मेरे द्वारा यहाँ किया जा रहा है। अधिकारी ने फूड आइटम के नमूने इकट्ठे किए और उन्हें टेस्ट के लिए लैब भेजा। उन्होंने कहा जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।